हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले बताएंगे मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मुइज्जू की पार्टी ने भारत के खिलाफ फैलाया था प्रोपेगेंडा। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा जिसके बाद मच गया हड़कंप। अब मुइज्जू को लेकर एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, और ये खुलासे कोई और नहीं, बताएंगे कौन कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीनी राष्ट्रपति ने मालदीव के प्रेसिडेंट का किया रेड कॉर्पेट वेलकम। झूठ बोल बोलकर भारत को चिढ़ा रहा है चाइना। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र की है कमी। जी हां, अब कनाडा ने भी उठाए शेख हसीना की जीत पर सवाल। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने ठुकराया राम मंदिर समारोह का न्योता तो भड़क गई बीजेपी, दे दिया करारा जवाब। दोस्तों, एक से एक बड़ी ट्रेंडिंग और गर्माहट से भरी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी हता हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मुइज्जू की पार्टी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया। रिपोर्ट में बड़ा दावा। जी हां, मालदीव की गद्दी संभालने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत से पंगा लेना उन्हें इस कदर परेशान कर देगा। इतनी मुश्किल में फंस जाएंगे कि आका चीन की भी एक नहीं चल पाएगी। इस बीच यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट जारी करके मुइज्जू सरकार की परेशानी और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2023 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावनाओं को प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया। पीएनसी मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी है। मालदीव में यूरोपीय चुनाव अवलोकन मिशन ने पिछले 9 और 30 सितंबर को हुए 2 दौर के चुनाव पर मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। राष्ट्रीय अधिकारियों के निमंत्रण पर द्वीप समूह राष्ट्र में 11 सप्ताह के लंबे अवलोकन के बाद यूरोपीय संघ ईओएम ने पाया कि पीपीएम पीएनसी गठबंधन द्वारा चलाया गया अभियान मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं पर आधारित था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईयू ईओएम पर्यवेक्षकों ने पाया कि चुनाव के दौरान पीपीएम पीएनसी की ओर से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके अभियान में भारत विरोधी भावनाएं शामिल थी, जो भारतीय प्रभाव के डर और देश के अंदर भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति के बारे में चिंता पर आधारित थी। ऐसे में एक से एक खुलासे हो रहे हैं मुइज्जू को लेकर, जिसमें भारत विरोधी सारे एक्टिविटीज निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहा है कि मुइज्जू कितने बड़े भारत विरोधी हैं और चीन समर्थित है। साथ ही साथ इतना ही आपको बता दें, मुइज्जू आप पहले नेता हैं। जी हां, चीनी राष्ट्रपति ने मालदीव के प्रेसिडेंट का किया रेड कॉर्पेट वेलकम। झूठ से भारत को चिढ़ाया। दरअसल भारत के साथ तनाव भड़काकर चीन की यात्रा पर पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का बुधवार को बीजिंग के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जोरदार स्वागत किया। जिनपिंग ने मुइज्जू से कहा कि आप इस साल पहले ऐसे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसका मैंने स्वागत किया है। यही नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ये आपकी भी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। जिनपिंग ने कहा कि ये दर्शाता है कि मालदीव और चीन दोनों ही देश द्विपक्षीय रिश्तों के विकास को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। मालदीव को कर्ज के भारी भरकम जाल में फंसाने वाले जिनपिंग ने दावा किया कि चीन ने पिछले 52 साल में मालदीव की मदद की है। चीन के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मोहम्मद मुइज्जू को रेड कारपेट पर स्वागत किया। शी जिनपिंग ने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद पिछले 52 साल में दोनों ही देशों ने एक दूसरे का सम्मान किया है और मदद की है। इसने अलग अलग आकार के दोनों देशों के बीच समान व्यवहार, पारस्परिक सहायता और सहयोगी लाभ का एक उदाहरण स्थापित किया है। चीन के राष्ट्रपति भले ही दावा कर रहे हो कि मालदीव के राष्ट्रपति की ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है, लेकिन सच ये है कि मुइज्जू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ किसी भी डील को करने से पहले मालदीव को श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल का हाल भी देख लेना चाहिए, जहां पर चीन ने एयरपोर्ट के चक्कर में इनको बुरी तरह से फंसाया है। अब लगता है मालदीव को भी चीन फंसा कर रहेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बांग्लादेश में लोकतंत्र की है कमी। अब कनाडा ने भी उठाए शेख हसीना की जीत पर सवाल। बता दें, अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों को लेकर निराशा व्यक्त की है। कनाडाई सरकार ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में उन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की कमी बताई जिस पर देश की स्थापना हुई थी। ये बात ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कही। कनाडाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा इस बात पर निराशा व्यक्त करता है कि यह चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से कमतर है जिस पर बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। कनाडा संबंधित अधिकारियों से बांग्लादेश के लोगों के हितों के अनुरूप लोकतंत्र, मानवाधिकारों के सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी पक्षों के साथ पारदर्शी तरीके से काम करने का आह्वान करता है। जी हाँ, इससे पहले भारत
भारत, रशिया, चीन तथा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार चुनाव जीतने पर शेख हसीना को बधाई दी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन ने चुनाव में स्वतंत्र या निष्पक्ष न होने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा बहिष्कार किए गए चुनाव में निवर्तमान प्रधानमंत्री हसीना की अवामी लीग AL ने रविवार को 300 सदस्यीय संसद में 223 सीटें जीती। बांग्लादेश सरकार ने चुनावों का पर्यवेक्षण करने के लिए भारत और अन्य देशों के साथ साथ बहुपक्षीय संगठनों से बड़ी संख्या में विदेशी पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया था। बहरहाल दोस्तों, इन पर्यवेक्षकों के आने के बाद ही चुनाव हुए थे, जिसके बाद इन पर्यवेक्षकों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन कनाडा विदेश में बैठकर दोस्तों कैसे बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर इल्जाम लगा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप इस पर जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल होना होगा पेश। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्हें गुरुवार यानी 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। JKCA में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी ने साल 2022 में आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट के फंड के हेरफेर से संबंधित है। इस फंड को क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित कई लोगों ने अपनी व्यक्तिगत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी ने JKCA के पदाधिकारियों के खिलाफ CBI की ओर से दायर चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि JKCA के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। फारूक अब्दुल्ला साल 2001 से 2012 तक JKCA के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर लगे आरोप की जांच ईडी और CBI दोनों कर रही है। जी हां दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इन्होंने घोटाला किया है? अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान चीन पर अमेरिका की टेढ़ी नजर टेंशन वाली लिस्ट में डाला। आखिर क्या है मामला, बता दें। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया को खास चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का काफी ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। इनके अलावा क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रशिया, सऊदी अरबिया, ताजिकिस्तान और म्यांमार भी इस लिस्ट में रखे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। ब्लिंकन ने कहा कि 1998 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने और इसे लागू करने के बाद से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों में धार्मिक आजादी का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ अन्य संगठनों को भी इस लिस्ट में डाला गया है। इनमें अल शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, हूती, ISIS साहेल, ISIS पश्चिम अफ्रीका, अल कायदा से जुड़े जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और तालिबान जैसे संगठन भी शामिल है। जी हाँ, अब ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि इन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मदरसों पर योगी जी ने आखिर लिया ऐसा कौन सा फैसला कि मदरसा बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख डाला पत्र, लगा दी ये गुहार। बता दें, उत्तर प्रदेश के मदरसों में आधुनिकीकरण योजना के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए रखे गए शिक्षकों का योगी सरकार ने अतिरिक्त वेतन न देने का फैसला किया है। वेतन बंद किए जाने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में योजना को बहाल करने का अनुरोध किया ताकि मुसलमान विद्यार्थियों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर के नारे को सफल बनाया जा सके। जावेद का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 6 साल पहले मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपना अंशदान बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इसी साल 5 जनवरी को एक आदेश जारी कर इस योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए अतिरिक्त वेतन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वेतन पर रोक लगाए जाने से इनकार करते हुए कहा है कि सरकार पिछले साल से अब तक के लंबित वेतन का भुगतान करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी ने बिल्कुल सही बात कह करके ये फैसला उठाया तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां नौसेना प्रमुख ने लॉन्च किया स्वदेशी ड्रोन पाक चीन के खतरे से निपटने के लिए। इसमें है ये खूबियां, बता दे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने हैदराबाद में लॉन्च किया गया। फर्म ने कहा कि सभी मौसमों में एकमात्र सैन्य प्लेटफॉर्म है जो 2 हवाई क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। कंपनी ने कहा कि नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए UAV हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुरूप अपने रोड मैप का जिक्र करते हुए रक्षा और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए फर्म के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ISR प्रौद्योगिकी और समुद्री प्रभुत्व में आत्मनिर्भरता की खोज में ये एक परिवर्तन
परिवर्तनकारी कदम है। ऐसे में दोस्तों अपने नौसेना प्रमुख को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर की ओर चले, जहां लाल सागर में हूतियों का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका ब्रिटेन ने 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। बता दें, लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा बने यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटिश नेवल फोर्सेस ने बताया है कि दक्षिण लाल सागर में यमन के हूतियों के दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया गया है। इससे पहले भी लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार जहाजों का निशाना बना रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस इलाके में अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी नौसेना ने एक जहाज पर कब्जे का प्रयास कर रहे 10 हूती विद्रोहियों को मार गिराया था और उनकी 3 नौकाओं को नष्ट कर दिया था। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि यह क्षेत्र में आतंकवादियों का किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से चल रहा युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल गया है। ऐसे में दोस्तों लाल सागर में हूतियों का यह खतरा भारत को पहुंचा रहा है बहुत बड़ा नुकसान। हमले की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए निर्यातक शिपमेंट रोक रहे हैं और इस वजह से भारत के निर्यात में $30 अरब की गिरावट हो सकती है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने शुरुआती मूल्यांकन में कहा है कि पिछले साल भारत का कुल निर्यात लगभग $451 अरब का था, लेकिन लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले के डर से इसमें लगभग 6 से 7% की गिरावट देखी जा सकती है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी अरब और तुर्की के साथ हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करेगा पाकिस्तान। परमाणु बम का क्या होगा बता दें, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया ने सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करने के मुद्दे पर चर्चा की है। ये चर्चा पाकिस्तान के रावलपिंडी में आयोजित की गई। इसमें तुर्की और सऊदी अरबिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी कर कहा कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया ने सैन्य प्रौद्योगिकियों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। ISPR ने यह नहीं बताया कि परमाणु हथियारों की तकनीक पर भी यह समझौता लागू होगा कि नहीं। मुस्लिम जगत में पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास परमाणु बम की तकनीक है। जी हाँ, ISPR ने कहा कि यह वार्ता ट्राइलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की दूसरी बैठक में हुई, जो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में बुलाई गई थी। अगली खबर बता दें तो क्या सीरिया बन जाएगा मालदीव? मुइज़्ज़ू सरकार फैला रही कट्टर जिहादी विचारधारा, भारत को भी बड़ा खतरा। जी हाँ, मालदीव के सफेद रेत और नीले पानी की खूबसूरती को तो सभी ने देखा और सराहा है, लेकिन इस देश का एक ऐसा दुश्मन भी है जो तेजी से सिर उठा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि मालदीव में तेजी से बढ़ती कट्टरपंथी विचारधारा है। मालदीव में कट्टरपंथ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। मालदीव भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पहले कभी इतनी कट्टरता नहीं देखी गई है। इसी मालदीव में जिहादी विचारधारा का प्रचार करने पर प्रमुख इस्लामवाद विचारक शेख इब्राहिम फरीद की लंबी दाढ़ी को उस तरह से साफ कर दिया गया था। दाढ़ी को हटाने के लिए फोम के रूप में मिर्च की चटनी लगाई गई थी। उन्हें मालदीव के एक सुदूर द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। शेख इब्राहिम फरीद ने मालदीव के निवासियों को अफगानिस्तान में तालिबान के इस्लामी अमीरात की तरह मदीना में मोहम्मद साहब के प्रोटो स्टेट पर आधारित एक देश बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों के कारण मालदीव के लोगों ने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए, ढीले वस्त्र और पजामा पहनना शुरू कर दिया और अपने सिर को अरबी स्टाइल के चमड़े के गोल छल्ले लगाना शुरू कर दिया। मालदीव की महिलाएं ऊपर से नीचे तक काले लिबास में लिपटी रहती थी। इतना ही नहीं, मालदीव के मछुआरों को चरवाहा बनने के लिए प्रेरित किया गया। जी हाँ, इसके लिए बाहर से बकरियों का आयात किया गया। मालदीव की जलवायु ऐसी नहीं है कि वहाँ पर बकरियों को बड़ी संख्या में पाला जा सके, इस कारण ये बकरियां जल्दी ही मर गई। लेकिन फरीद के मध्य पूर्व के फाइंसरों ने और अधिक बकरियां भेज दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लग तो ऐसा रहा कि मालदीव भी जल्द ही सीरिया बन जाएगा और भारत से वैसे ही कनेक्शन कट रहा है तो सीरिया बनने के चांसेस ज्यादा है मालदीव के। अगली खबर की ओर चलें, जहां लक्षद्वीप विवाद में कूदा बांग्लादेश, कहा भारत से चिंता ना करें भारत। जी हाँ, कहा मालदीव की तरह चीन की गोदी में नहीं खेलेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश में पिछले हफ्ते संपन्न चुनाव में सत्ताधारी अवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की और इसके साथ ही शेख हसीना की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। अपनी चुनावी जीत के बाद शेख हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को याद किया और भारत को एक भरोसेमंद दोस्त होने का श्रेय दिया। लेकिन पिछले 5 दिनों से भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है और मालदीव के मंत्रियों की भारत और भारतीय प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल ने दोनों देशों के संबंध को कटु बना दिया है, जिसमें अब बांग्लादेश भी कूद पड़ा। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने कहा है कि बांग्लादेश चीन के आगे ऐसे नहीं टूटेगा जैसे मालदीव टूट गया। जी हाँ, और उन्होंने भारत को लेकर कहा कि भारत चिंता ना करे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। अगली खबर की ओर चलें, जहां रशिया से होड़ में सऊदी अरबिया ने किया यह फैसला, भारत को होगा बड़ा फायदा। बता दें, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने अपने फ्लैगशिप अरब लाइट कच्चे तेल की कीमतें एशिया के लिए घटा दी हैं। सऊदी ने अरब लाइट कच्चे तेल की कीमत पिछले 27 महीनों में सबसे
से कम कर दी है, जिससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। सऊदी अरब के इस कदम से भारत समेत एशियाई देशों को अब सस्ता तेल मिलेगा और कच्चे तेल के निर्यात की लागत में कमी आएगी। अरामको ने फरवरी के लिए अपने कच्चे तेल की शिपमेंट में $2 प्रति बैरल की कमी की है। इससे पहले दिसंबर के महीने में जनवरी के शिपमेंट के लिए अरामको ने $1.5 प्रति बैरल की कटौती की घोषणा की थी। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरबिया ने एशिया समेत उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए भी अपने तेल की कीमतें कम कर दी है। अगली खबर बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर, फिर हुए अस्पताल में भर्ती। बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिस वजह से हाल ही में अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में चेकअप के बाद उन्हें कैंसर के बारे में पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी एक छोटी सी सर्जरी की गई थी। उस सर्जरी के बाद वो घर लौट आए थे, लेकिन बाद में संक्रमण की वजह से तबीयत और बिगड़ने के बाद वो एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वो अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद दिक्कत बढ़ने के बाद भर्ती कराया गया। अगली खबर बता दें, चांदी के जूते, सीता माता जी के लिए खास साड़ी, राम मंदिर के लिए विदेश विदेश से आ रहे हैं हजारों उपहार। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के लिए उद्घाटन का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को तय किया गया है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस वक्त अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। राम मंदिर उद्घाटन के लिए उत्सुकता सिर्फ देश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका समेत दुनिया भर के कई देशों में भी है। राम मंदिर के लिए देश विदेश से हजारों उपहार आ रहे हैं। इसमें चांदी के जूते, गहने और सीता माता के लिए खास साड़ी समेत नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्मस्थली से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी के दिन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। साथ ही उस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। राम मंदिर उद्घाटन के लिए तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। मंदिर समिति की ओर से सभी दलों को भी न्योता दिया गया है। साथ ही दुनिया भर के हिंदू मंदिरों के अलावा 4 धाम समेत देश के प्रमुख मंदिरों को आमंत्रण दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, ऐसे में जय श्री राम आप लोग जरूर कहिएगा। बात करें खबर की, जहां मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी और बम धमाकों से तनाव, 4 नागरिक भी हुए लापता। बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक घटनाओं के कुछ महीने बाद एक बार फिर हिंसा सामने आई है। बुधवार को बिष्णुपुर जिले में बम धमाकों और गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। गोलीबारी की घटना जिले के कुंभी और थौबल जिले के वांगू के बीच हुई है। जिस इलाके में गोलीबारी हुई थी उसके पास अदरक की कटाई करने गए 4 लोग लापता हो गए। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि गोलीबारी से पहले 6 राउंड मोर्टार फायरिंग हुई थी। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अगली खबर की ओर चले, जहां अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर, केंद्र ने सड़क परियोजना के लिए राज्य को दी 1782 करोड़ की मंजूरी। सीएम खांडू ने गडकरी जी का जताया आभार। बता दें, केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक सड़क परियोजना के निर्माण के लिए 1782 करोड़ की मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्य के सियांग जिले में पेंगो से जॉर्जिंग तक 82 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षित यातायात प्रवाह को सुनिश्चित करना और गांव के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करना है, जिससे कि पहाड़ी जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, खड़गे सोनिया गांधी ने ठुकराया राम मंदिर समारोह का न्योता तो भड़क गई। बीजेपी कभी नहीं भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे, दिया बयान। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट करार दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कार्यक्रम में न आने पर बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जो राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराकर अपमान किया, उसे सनातनी ना कभी भूलेंगे और ना कभी माफ करेंगे। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक शलमण भ्रमी त्रिपाठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आपने प्रभु राम को फटे टेंट में रखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा, हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम जी के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ा, हमने धैर्य रख लिया। आप राम मंदिर की जगह शौचालय बनाने की बात करते रहे, हम खामोशी से ये भी बर्दाश्त करते रहे, पर आज आपने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया। जो अपमान किया है उसे दुनिया के करोड़ों सनातनी ना कभी भूलेंगे, ना कभी माफ करेंगे। जी हाँ, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम हमारे अस्तित्व, भगवान
मान और प्राण है, वही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान, संस्कृति को अस्वीकार करना है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं की नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा देश के सामने प्रस्तुत हो चुका है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उसी पार्टी के नेतृत्व ने पूर्ण अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया है। ये सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म, आस्था और विश्वास की नजर से पुण्य पल है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे ये भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर आयोजित समारोह में अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी भी शामिल होंगे और ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी है। अब ऐसे में आपका जय श्री राम कमेंट में कहना तो बनता ही है दोस्तों, भारी मात्रा में कहिएगा जय श्री राम। साथ ही साथ बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम ने अयोध्या से जुड़ा ले लिया बड़ा फैसला, हर साल 20,000 यात्रियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की नई नवेली विष्णु देश साई की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कहा गया है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर साल 20,000 यात्रियों को अयोध्या धाम के दर्शन करने का फैसला हुआ है। पहले चरण में 55 साल से अधिक उम्र से नागरिक यात्रा करेंगे। इसको लेकर IRCTC से छत्तीसगढ़ सरकार एक MOU करेगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि यात्रा में एक पड़ाव काशी होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य फैसले भी लिए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार में तय कर लिया सीट बंटवारे का फार्मूला, कुल इतनी सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के बाद अब बीजेपी ने भी बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्य की 40 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 13 सीटें वो अपने सहयोगियों में बांटेगी। खास बात यह है कि गठबंधन में शामिल चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को भी सीटें देंगी। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना जरूरी है और बीजेपी का आना बहुत जरूरी है? कौन कौन ये मानता है बताइएगा जरूर। बहरहाल ये भी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।